विकास कई कई सौ साल के बाद हुआ है, लेकिन भारत के बारे में सारी दुनिया के इतिहासकार अब ये मानने लगे हैं कि नगरीय अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आपने बचपन में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इतिहास की किताबों में, तो पता चलता है कि बहुत सुव्यवस्थित और बहुत अच्छे किस्म के नगर इस देश में बसाए गए थे और उन नगरों में अतिरिक्त उत्पादन का सामान आकर बिका करता था जो गांव से आता था। तो गांव थे प्राथमिक उत्पादन की इकाई और नगर थे उस उत्पादन को खपत कराने वाले। गांव कैसे हुआ करते थे? जिन अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन किया है और जिन अंग्रेज शासकों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा है, दोनों के आधार पर मैं बात करता हूं आपसे। कुछ अंग्रेज ऐसे आए जिन्होंने भारत की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। उनमें से एक अंग्रेज था, उसका नाम था डलहौजी, जिसके बारे में मैं बहुत बार कह चुका हूं। ऐसे ही एक अंग्रेज था विलियम वेंटिंग, जिसने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरा तार तार कर दिया। तो जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तोड़ा, उन्होंने भारत में क्या देखा गांव में, और जिन अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अध्ययन और अभ्यास किया इतिहासकार के रूप में, उन्होंने क्या देखा भारत के गांव में, तो वो मैं उनके ही शब्दों में सुनाता हूं। बस हिंदी में करूंगा, उनका अंग्रेजी लिखा हुआ है, मैं हिंदी में सुनाऊंगा। एक अंग्रेज इतिहासकार लिख रहा है भारत के गांव के बारे में। वो ये कह रहा है, भारत के बहुत सारे गांवों में गया, अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद वो पहला एक वाक्य लिखता है गांव के बारे में कि भारत के गांव में बाहर से सिर्फ एक चीज आती है और वो है नमक। फिर से सुनिएगा, अंग्रेजी में लिखा हुआ कोटेशन है, उसका मैं हिंदी कर रहा हूं। वो ये कह रहा है कि भारत के गांव में बाहर से बस एक ही चीज आती है, वो है नमक, और बाकी सब चीजें गांव से बनकर शहरों में जाती हैं, नगरों में जाती हैं। माने कहने का मतलब यह है कि भारत के गांव अपने उत्पादन में इतने स्वावलंबी हैं कि वहां हर चीज पैदा होती है, वहां कुछ बाहर से लाने की जरूरत नहीं होती है। बाहर से बस एक ही चीज लाई जाती है, वो नमक, क्योंकि नमक भारत के हर गांव में पैदा नहीं होता। और ये सच्चाई है, आप जानते हैं भारत में हर गांव में नमक पैदा नहीं होता और हो नहीं सकता। नमक पैदा होने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भगवान की बनाई गई व्यवस्था के आधार पर, प्रकृति के आधार पर नमक का बनना, और एक व्यवस्था है मनुष्यों के द्वारा नमक का बनाया जाना। भगवान के आधार पर और प्रकृति के आधार पर जो व्यवस्था है नमक की, वो ये कि ये मिट्टी है ना, जैसे परम पूजनीय स्वामी जी बार बार कहते हैं ना, इस मिट्टी में सब कुछ है। इस मिट्टी में लोहा है, इस मिट्टी में तांबा है, इस मिट्टी में सोना है, इस मिट्टी में जस्ता है, इस मिट्टी में बॉक्साइट है, इस मिट्टी में एल्यूमिनियम है, इस मिट्टी में गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, मटर है, तेल है, सब कुछ है। इसी मिट्टी में नमक भी है। और मिट्टी का नमक समय के काल के प्रवाह में पहाड़ बनता रहता है, पत्थर बनता रहता है, और वो फिर हम अपने उपयोग के लिए लेते रहते हैं। तो कई स्थानों पर भारत में नमक के पहाड़ होते हैं। अब दुर्भाग्य अपने देश का ये है, अफसोस अपने देश का ये है कि जितने नमक के पहाड़ इस देश में होते थे, वो सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया। लाहौर सुना है आपने? ये लाहौर के आसपास जब आप घूमेंगे, कराची के आसपास जब आप घूमेंगे, इस्लामाबाद के आसपास जब आप घूमेंगे, और पाकिस्तान का एक हैदराबाद इलाका है, भारत में एक हैदराबाद है, एक पाकिस्तान में भी है, तो ये लाहौर, कराची, सिंध, हैदराबाद, ये इलाके में बड़े बड़े नमक के पहाड़ हैं। लाहौर के आसपास तो सबसे ज्यादा है। कभी लाहौर भारत का अंग था, ये तो अंग्रेजों की कुटिलता की नीति से और भारत के कुछ नेताओं के कुर्सी प्रेम के कारण पाकिस्तान बन गया, वरना पाकिस्तान बनने का कोई कारण नहीं था। आपको सुनकर हैरानी होगी, एक इतिहास की जानकारी मैं देना चाहता हूं। जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान मांगा उनको मिला नहीं, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की उनको जबरदस्ती दे दिया। तो पाकिस्तान लोगों ने नहीं मांगा, जिन लोगों ने मांगा उनको नहीं मिला, और जिन्होंने कभी मांग नहीं की पाकिस्तान की, उनको दे दिया। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के इलाके के मुसलमानों ने कभी नहीं बोला कि हमें पाकिस्तान चाहिए।
ये तो बंगाल और बिहार के कुछ मुसलमानों ने, जो जिन्ना की पार्टी के मेंबर थे,